हेलो। कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे। आज एक नए अध्याय के साथ में आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। पूरे राजस्थान से विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के द्वारा लगातार ये वीडियो देखे जा रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे प्रयास जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस विषय के प्रति जो किए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक मैं सफल हो रहा हूं, जिसमें आप सबका सहयोग बहुत अधिक अपेक्षित है। स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब का ये 24वां वीडियो है और 3 वीडियो में यह किताब आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। आप जानते हैं कि 8 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सब का अध्ययन कर सकते हैं। अंतिम अध्याय की मुहिम, अंतिम अध्याय की बात आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और 3 वीडियो में आप लोगों का यह अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिलाकर 26 वीडियो में स्वतंत्र भारत की राजनीति आपकी एकदम कंप्लीट रहेगी। अंतिम अध्याय है, बड़ी लंबी चौड़ी हम लोगों को यहां पर बातें करनी है और उसको समझना भी है। एक एक नंबर के बहुत अच्छे प्रश्न यहां से बनेंगे और वही प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। चूंकि हम बात कर रहे हैं नए बदलाव की। अब तक हमने 1 से 8 अध्याय तक आजादी के बाद के भारत और लगभग 1984 तक के राजनीति के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। लेकिन 1984 से लगाकर आज तक, यानी कि 1984 से 1994, 2004, 2014 और हम 2024 में जाने वाले हैं। 30-40 वर्षों की राजनीति के बारे में यहां पर इस अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है, भारतीय राजनीति और नए बदलाव। एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं इस किताब में? इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आए बदलावों के संदर्भ में। 1989 के बाद भारत की राजनीति में बड़े बदलाव आए। उन बदलावों के क्या कारण थे? वो कौन से 5 बदलाव थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को 1989 के बाद में बहुत अधिक प्रभावित की? उन सारे मुद्दों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अध्याय का नाम है नए बदलाव, भारतीय राजनीति नए बदलाव। हम 1990 के दशक के बारे में चर्चा करेंगे। 1990 के दशक में 5 बड़े बदलाव कौन से आए? आप लोगों के मन में हमेशा प्रश्न रहता है कि इस अध्याय से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा 4 नंबर का, तो यही प्रश्न पूछा जाएगा कि 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में आए 5 बड़े बदलावों को स्पष्ट कीजिए, या वो कौन से 5 बदलाव थे उसके बारे में बताइए। देखिए, चूंकि 1989 के बाद में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव आए, उन्हीं 5 बड़े बदलाव को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत में हम बात करेंगे उन 5 घटनाओं का और फिर एक एक घटना को बहुत डिटेल में बात करेंगे। और आज जो हम 5 बदलाव पढ़ने के बाद में जो पहली, जो सबसे डिटेल में उस बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं, वो है आप लोगों का गठबंधन का युग। तो यदि आप तैयार हैं तो आइए इस वीडियो में प्रवेश करते हैं, इस अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। लेकिन वहां प्रवेश करने से पहले, अब तक यदि आप लोगों ने 23 वीडियो नहीं देखे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के जो हमने पेपर हल करवाए वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। आप यदि हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो कमेंट्स बॉक्स के लिंक में जाकर, कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़े। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। कक्षा 12th और एनसीईआरटी पढ़ने वाले, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को तक इसको अवश्य पहुंचाएं। इस प्रकार के सहयोग की मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं। आइए हम प्रवेश करते हैं इस अध्याय में। भारतीय राजनीति नए बदलाव, 1990 का दशक। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव आते हैं। यानी प्रश्न की शुरुआत ही यहीं से होगी, प्रश्न की शुरुआत ही यहीं से होगी। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में कौन से 5 बदलाव आए, उनको स्पष्ट कीजिए। 5 बदलाव, ये 5 बदलाव आप लोगों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए। सबसे पहले यदि हम बात करें तो 1990 के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। अर्थात कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ता है और उसको विपक्ष में बैठना पड़ता है। 1990 के बाद में 2014 तक की यदि हम बात करें तो 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और उसके बाद में 2014 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। यानी कि 1984 से 2014 तक
30 वर्षों तक किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। और कांग्रेस की जो स्थिति 1952 से 1989 तक रही थी, वो स्थिति कभी भी 1990 के बाद में नहीं आई। इसलिए एक बात कही जाती है कि जो कांग्रेस प्रणाली थी, भारतीय राजनीति की शब्दावली में जिस कांग्रेस प्रणाली की हम लोग बात करते हैं, वो कांग्रेस प्रणाली क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो पहला पॉइंट होगा कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। नंबर 1, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति पहला पॉइंट होगा आप लोगों के, ये पहला बदलाव ये हुआ। दूसरा, अगस्त 1990 में मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट को वीपी सिंह की सरकार ने, यानी कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने लागू करते हुए केंद्र की सरकारी नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण दिया। आप जानते हैं, बहुत विस्तार में मंडल आयोग के बारे में बात करेंगे। जनता पार्टी की सरकार जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी, तब 1978 में बिंदवेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। हाल ही में हुए अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में बहुत अधिक बार यह प्रश्न पूछा गया। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी, लेकिन तब तक इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ चुकी थी और जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। अतः मंडल आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन अगस्त 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव इस प्रकार से आया कि जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं था, उन्होंने इस निर्णय का जबरदस्त विरोध किया। तो 1990 अगस्त 1990 में ये जो आरक्षण प्राप्त जातियां और आरक्षण से विहीन जातियों के बीच में जो संघर्ष चला, उसे भारतीय राजनीति में मंडल मुद्दे के नाम से जाना जाता है। और यह कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति का शुभारंभ हुआ 1989 में। तीसरी घटना जिसने भारतीय राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया, वो है 1991 की नए आर्थिक सुधारों की नीति। नए आर्थिक सुधारों की नीति का यहां पर तात्पर्य है, इसे हम राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। पीवी नरसिम्हा राव हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। नई आर्थिक सुधारों की नीति के तहत एलपीजी अपनाई गई, लिबरलिज्म, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अर्थात उदारीकरण की नीति के तहत सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दरवाजे हिंदुस्तान के लिए खोल दिए। निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया, निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया और ग्लोबलाइजेशन यानी कि हमने भी वैश्वीकरण को स्वीकार किया। विदेशी व्यापार को हमने बढ़ावा दिया और विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में आगमन पर जितने भी प्रतिबंध थे वो हमने समाप्त किए। तो उसको कहा जाता है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति। तो इस नई आर्थिक नीति जो कि अपनाई गई थी, ध्यान रखना 1991 में, इसने भी भारतीय राजनीति के आगामी परिप्रेक्ष्य को बहुत अधिक प्रभावित किया। चौथा प्रभाव, हालांकि आपकी किताब में वो 5वां दे रखा, लेकिन मैं वर्ष के क्रम में उसको नंबर 4 पे ले रहा हूं। मई 1991, 21 मई, 21 मई 1991, 21 मई 1991 को राजीव गांधी तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए गए और बम ब्लास्ट के द्वारा लिट्टे से जुड़े लोगों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। तो राजीव गांधी की जो हत्या हुई, इसने भी भारतीय राजनीति को बड़ा बदलाव किया। राजीव गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, यानी कि हम चर्चा कर रहे हैं कि 1989 के बाद वो कौन सी 5 घटनाएं हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव आए या आने वाली राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991। अंतिम जो घटना थी, 5वीं घटना, वो थी अयोध्या मुद्दा। आप जानते हैं बाबरी मस्जिद और अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर जो मुद्दा चला, उसको बाबरी मस्जिद विवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को कार सेवकों के द्वारा जो ध्वस्त किया जाता है, उसके कारण जो सांप्रदायिकता बढ़ी, जो धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद का मुद्दा एक बार फिर से हावी हुआ, जिसे अयोध्या विवाद के नाम से जाना जाता है। तो 5वां मुद्दा जिसने भारतीय राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया, इसे अयोध्या मुद्दा के नाम से जाना जाता है। 5वां अयोध्या मुद्दा। अयोध्या मुद्दा 6 दिसंबर 1992।
ये 5 घटनाएं, ये 5 बिंदु आप लोगों को याद होने चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है यहां से कि भारतीय ये पूरा अध्याय इन 5 बिंदुओं के ऊपर टिका हुआ है। पूरा का पूरा अध्याय इन 5 बिंदुओं के ऊपर टिका हुआ है। अब हम एक एक मुद्दे की हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, तो कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति का मतलब ये कदापि नहीं था कि कांग्रेस के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिल रहा था। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था। इस कारण से हम कह सकते हैं कि गठबंधन के युग की शुरुआत हुई। किस युग की? गठबंधन के युग की। जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल जो मिलकर सरकार बनाते हैं उसको हम कहते हैं गठबंधन की सरकार, साझा सरकार, मिलीजुली सरकार। आइए एक एक बिंदु के बारे में हम लोग वापस से चर्चा करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब पूछे जाएंगे तब 2-4 लाइनें भी आप लोगों को इसमें लिखनी होगी। ठीक है, आइए सबसे पहला जो पॉइंट था हम लोगों का, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, यानी कि हम कह सकते हैं गठबंधन के युग की शुरुआत। गठबंधन के युग की शुरुआत और कांग्रेस प्रणाली का अंत। कांग्रेस प्रणाली का अंत, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हम कह सकते हैं। मैं जो बातें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रही है अथवा नहीं है, इस बात की भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे अवश्य आप लोग जानकारी दें। एक और बात बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका जिला, आपका गांव भी जरूर लिखकर मुझे साझा करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात कहां तक जा रही है। तो सबसे पहला था गठबंधन के युग की शुरुआत, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। आप जानते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद जब चुनाव हुए तो राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें प्राप्त हुई, अर्थात 75% सीटें प्राप्त हुई। इतनी अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी को पंडित नेहरू के जमाने में और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भी कभी प्राप्त हुई नहीं। आज तक जितने भी चुनाव हमारे देश में हुए, किसी भी राजनीतिक दल को 415 सीटें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन 1984 के चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े के इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में 415, 75% सीटें कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई। आप जरा सोचिए क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, पूरे देश की सहानुभूति कांग्रेस पार्टी के साथ में थी, राजीव गांधी के साथ में थी। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी 1989 के चुनाव में महज 197 सीटें जीत पाती। ये सब एक एक नंबर के प्रश्न बनेंगे, फैक्ट है, तथ्य है। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार हम लोग भेज रहे हैं, वहां आप जरूर जुड़े। 1989 के चुनाव में कांग्रेस महज 197 सीट प्राप्त कर पाती है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनती है, कांग्रेस विपक्ष में बैठने का निर्णय लेती है। कुल मिलाकर 1990 के बाद में है जितने भी चुनाव हुए, किसी भी चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस उसके बाद भी सबसे अधिक सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस की वो बात नहीं रही जिसको हम भारतीय राजनीति में किस नाम से जानते हैं, कांग्रेस प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से पहला बदलाव जो भारतीय राजनीति में यह आया कि जितने भी चुनाव हुए उन चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब कौन से युग की शुरुआत हुई? गठबंधन के युग की शुरुआत हुई। ठीक है, दूसरा बदलाव जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया, मंडल मुद्दा। मंडल मुद्दा, और यह बात है अगस्त 1990 की। राष्ट्रीय मोर्चे की यहां पर सरकार थी और राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1978 में बिंदवेश्वरी प्रसाद मंडल, ध्यान रखना बीपी मंडल, पूरा नाम याद रखना, वीपी मंडल, विकल्प दिए जा सकते हैं, वीपी मंडल, पीपी मंडल, डीपी मंडल, एसपी मंडल। तो सही नाम क्या था? बिंदवेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1978 में इसका गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी। इसे दूसरा पिछड़े वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रिपोर्ट लागू नहीं उस समय, क्योंकि वापिस इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, लेकिन राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने जब इसकी रिपोर्ट को लागू करते हुए केंद्र में अन्य पिछड़े वर्ग को जब आरक्षण दिया तो जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं था, उत्तर भारत में विशेष रूप से आरक्षण प्राप्त जातियां और आरक्षण से विहीन जातियों के बीच में जो संघर्ष हुआ, जो टकराव हुआ, उसे मंडल मुद्दे के नाम से जाना जाता। डिटेल में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दूसरा मुद्दा आप लोगों के साथ में, इस घटना का, हिंसक घटनाएं भी हुई तो इसका भी भारतीय राजनीति के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा।
तीसरी यदि हम बात करते हैं तो राजीव गांधी की हत्या। राजीव गांधी की हत्या, हालांकि क्रम से चले तो हम लोग कह सकते हैं नई आर्थिक सुधार की नीति। नई आर्थिक सुधार की नीति कब? 1991। विशेष रूप से ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया। भारत में नई आर्थिक सुधारों की नीति की शुरुआत कब हुई? तब आपको एकदम स्पष्ट कहना है कि जो भारत सरकार ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, उस आर्थिक नीतियों के तहत जो आजादी के बाद जो हमारी आर्थिक नीति चली आ रही थी उसमें आमूलचूल बदलाव हुआ। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है एक नंबर का प्रश्न, ये जो था इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम, समायोजन कार्यक्रम भी कहा जाता है। कार्यक्रम भी कहा जाता है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 1991 में इस समय देश के प्रधानमंत्री यदि आप लोगों को पूछ लिया जाए तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और इस समय भारत के जो है ये तो थे प्रधानमंत्री, जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, इसलिए इसको राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। राव मनमोहन मॉडल। इसके तहत हमारे देश में आजादी के बाद में भारतीय उद्योगों के संरक्षण की नीति अपनाई गई, जिसके तहत विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में आने पर कुछ प्रतिबंध लगा रखे थे और सरकार की जिम्मेदारियां ज्यादा थी, सार्वजनिक क्षेत्र की जिम्मेदारियां ज्यादा थी। लेकिन 1991 तक आते आते भारत सरकार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई। इस कारण से निर्णय लिया गया कि अब निजीकरण को बढ़ावा देना होगा, अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आने के लिए दरवाजे उनके लिए खोलने होंगे, अब विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा देना होगा। इसके तहत भारत सरकार ने अपनी उदारीकरण की नीति के तहत जो नीति अपनाई, जिसको हम LPG के नाम से जानते हैं। एल यानी लिबरलिज्म, यानी उदारवाद। यानी भारत सरकार ने अपनी उदारवादी नीति के तहत प्राइवेटलाइजेशन यानी निजीकरण को बढ़ावा दिया। उदारवादी नीति के तहत विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो प्रतिबंध थे उनको समाप्त किया, और जी यानी ग्लोबलाइजेशन यानी हम कह सकते हैं वैश्वीकरण, यानी कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जो जोड़ा, उसी को हम वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। ये जो नई आर्थिक सुधार की नीति अपनाई गई थी, इसका बहुत से लोगों ने, विशेष रूप से किसानों ने विरोध किया। आप लोगों को भारतीय किसान यूनियन वाला आंदोलन याद आ रहा होगा, तो महेंद्र सिंह टिकैत ने स्पष्ट इस बात का विरोध किया था। बहुत से आंदोलनों के माध्यम से, बहुत से संगठनों के माध्यम से नई आर्थिक सुधार की नीतियों का विरोध किया गया, जिसके तहत निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। लेकिन इस कार्यकाल में जितने भी राजनीतिक दल थे वो इस बात को लेकर क्या थे? सहमत थे कि नहीं, इस देश के लिए नई आर्थिक सुधारों की नीति ही सबसे बेहतर रहेगी। तो तीसरा आप लोगों को यह याद रखना है। चौथा बिंदु जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, पहले मैं ये बात करूंगा कि राजीव गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, और राजीव गांधी की हत्या कब की गई? 21 मई 1991 को राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में 1987, जयवर्धने श्रीलंका के शासक के बीच में 1987 में एक समझौता हुआ, जिसे राजीव गांधी जयवर्धने समझौते कहा जाता है। इस समझौते के तहत भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका में भेजी। भेजने का कारण था कि वहां तमिल और सिहलियों के बीच में जो जातीय संघर्ष चला आ रहा था 1948 से ही, उस जातीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ भारतीय तमिल भी वहां पर थे। तमिलनाडु की सरकार लगातार भारत सरकार पर प्रेशर कर रही थी कि भारतीय मूल के जो तमिल, हमारे जो रिश्तेदार जो श्रीलंका में हैं, उनके हितों की सरकार को सुरक्षा करनी चाहिए। उससे यानी कि जातीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए बाकी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने 1987 में जयवर्धने के साथ में समझौता करके भारत से एक शांति सेना भेजी गई। ये जो भारत से शांति सेना भेजी थी, राजीव गांधी के कार्यकाल में भेजी गई थी। ये जो शांति सेना श्रीलंका में गई, इस शांति सेना का उद्देश्य था कि श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष चल रहा उसको क्या करना? समाप्त करना। 2 ऑपरेशन इसने वहां पर भारतीय सेना ने चलाए थे। एक का नाम था ऑपरेशन पवन और एक था ऑपरेशन पुरलाई। ऑपरेशन
पुरलई। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है तो पूछे भी नहीं जाएंगे, याद रख सकते हैं। हनुमान जी श्रीलंका गए थे, लंका गए थे तो पवन पुत्र गए थे। और पुरलई इनकी जाफना जो प्रांत है श्रीलंका में, वहां के लोगों को भारतीय सेना के द्वारा जो खाद्य सामग्री पहुंचाई गई वो ऑपरेशन पुरलई के तहत पहुंचाई गई थी। तो भारत की शांति सेना जब वहां पर गई तो वो शांति सेना वहां पर फंस गई। श्रीलंका के सिहलियों ने भी इसे पसंद नहीं किया, तमिलों ने भी इसे पसंद नहीं किया। उन लोगों को लगा कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। सिहली लोगों को ऐसा लगा, तमिलों को लगा कि श्रीलंका की सरकार से समझौता करके आई है भारतीय शांति सेना, तो हमारे विपक्ष में आई है। तो ऐसी स्थितियों के कारण भारतीय शांति सेना वहां पर फंस जाती है और कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है और भारत की शांति सेना को वापस बुलाना पड़ता है। 1990 में वीपी सिंह की सरकार जो है शांति सेना को वापस बुलाती है। लेकिन तमिल जो लोग थे वो इस बात से बहुत नाराज थे और तमिलों का एक संगठन, हम पहले ही बात कर चुके हैं, लिट्टे। कौन सा? लिट्टे की बात हम पहले भी कर चुके हैं। इस लिट्टे से जुड़े कुछ लोगों ने जब राजीव गांधी 1991 में जब मध्यावधि चुनाव हुए हिंदुस्तान में 10वीं लोकसभा के लिए, उस मध्यावधि चुनाव में जब चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे इस समय, वो चुनाव में तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित करने गए। वहां बम ब्लास्ट से एक महिला के द्वारा उनको जो है बम से उड़ा दिया गया। 21 मई 1991 को उनका निधन हो जाता है। तो ये उनकी जो हत्या हुई, उसके बाद भारतीय राजनीति पर काफी प्रभाव पड़ा। चुनाव कुछ समय के लिए रोकने पड़े। बाद में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आया। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो कुल मिलाकर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस समय राजीव गांधी की हत्या हुई उस समय वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। 3 प्रधानमंत्री हमारे देश के जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। राजीव गांधी पद पर रहते हुए उनका निधन नहीं हुआ था। जिस समय वो चुनाव प्रचार की रैली में आए उस समय वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। चंद्रशेखर उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। ये थी चौथी घटना। नंबर 5, अयोध्या मुद्दा। अयोध्या मुद्दा के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने, राम मंदिर के निर्माण के समर्थकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। उसके बाद में जो विवाद हुआ, जो संघर्ष हुआ, उसको हम बाबरी मुद्दे के नाम से जानते हैं, उसको हम अयोध्या मुद्दे के नाम से जानते हैं, बाबरी मस्जिद विवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद में हमारे देश में धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रवाद, धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रवाद पर बहस प्रारंभ हो गई। धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रवाद के ऊपर बहस प्रारंभ हो गई। इस घटना को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अभ्युदय के नाम से भी जाना जाता है और हिंदुत्व की राजनीति से भी इस मुद्दे को जोड़ा जाता है। एक्चुअली भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऐसा माना जाता है कि सभी धर्मों को इस देश में रहने की स्वतंत्रता है और सभी के हितों की सुरक्षा होगी। लेकिन यह बड़ा विवादित मुद्दा है जो बाबर के काल से चला आ रहा है। इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए यहां पर केवल इतना ही आप लोगों को बताया है कि अयोध्या मुद्दा 6 दिसंबर 1992 की जो घटना थी उसके तहत बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया और उसके बाद में जो विवाद चला उसको बाबरी अयोध्या मुद्दे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चाएं होने लगी, बहस तेज हो गई। बीजेपी के अभ्युदय के रूप में और हिंदुत्व के रूप में इस घटना को देखा गया था। ये जो 5 घटनाएं मैंने आप लोगों को बताई, यदि आपसे पूछा जाता है कि 1990 के बाद वो कौन सी 5 घटनाएं जिन्होंने भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव किया, तो आपको ये उत्तर देना है। अब जो हम लोगों ने चर्चा की है इसमें जो ये 5 मुद्दे, इसमें जो पहला मुद्दा है वो है कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति और गठबंधन के युग का उदय। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग मंडल मुद्दे के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। हम लोग उसके बाद में अयोध्या मुद्दे के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले। ये 3 जो मुद्दे हैं ये बड़े प्रश्न बनेंगे सारे के सारे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आप लोगों के, वो टॉपिक होगा गठबंधन का युग। तो 5 घटनाएं मैंने आप लोगों को बता दी। अब है गठबंधन का युग। प्रश्न क्या बनेगा? निबंधात्मक प्रश्न। गठबंधन के युग से आप क्या समझते हैं? भारत में गठबंधन की राजनीति को स्पष्ट कीजिए या गठबंधन के युग पर टिप्पणी लिखिए या गठबंधन की सरकार किसको कहा जाता है। अब तक जितने भी अध्याय हम लोगों ने देखे, विशेष रूप से दूसरे अध्याय में हमने पहला आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव 1952, 1957,
1962 के आम चुनाव की हम लोगों ने चर्चा की दूसरे अध्याय में। हम लोगों ने चौथे अध्याय में 1967, 1971 के चुनावों के बारे में चर्चा हम लोगों ने की थी। 1967, 1971 के चुनाव के बारे में चर्चा की थी चौथे अध्याय में। हमने पांचवें अध्याय में छठे अध्याय में हम लोगों ने 1977 और 1980 और 1980 यानी कि इन चुनावों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। यह शायद अध्याय था आप लोगों का 6 नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आम चुनाव हम लोगों ने यहां पर अध्ययन किए। इन सभी आम चुनाव में 1977 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था और जनता पार्टी की पहली गठबंधन की सरकार बनी थी 1977 में। इस अध्याय में हम लोग बात कर रहे हैं 9वें अध्याय में 1984 के चुनाव की, और हम बात कर चुके हैं 1984 के चुनाव की 9वें अध्याय में कि इस 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें प्राप्त होती है, 75% सीटें प्राप्त होती है, 50% से अधिक कांग्रेस पार्टी को मत प्राप्त होते हैं। लेकिन 1989 के चुनाव में, इसी अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 1989 के चुनाव में हमने बात की को कांग्रेस को महज 197 सीटें प्राप्त होती है और किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। 1989 के बाद जितनी भी सरकारें बनी, वर्ष 2014 के बाद थोड़ा बदलाव आया है मोदी सरकार के बाद में, 1989 के चुनाव और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर जो सरकार बनाते हैं उसको हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, मिलीजुली सरकार कहते हैं, उसको साझा सरकारें कहते हैं। और साझा सरकार हमेशा कमजोर होती है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। वो कभी भी सरकार गिर सकती है। आप इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं 1967 में जो बिहार में, पंजाब में, भारत में 9 राज्यों में जो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी, उसमें से 8 राज्यों में जो संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी, आप लोगों ने देखा कि लंबे समय तक वो नहीं चल पाई। दूसरा, 1977 में केंद्र में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आपने देखा कि वो जो जनता पार्टी की सरकार थी वो कमजोर थी। मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ा। मुरारजी देसाई बने, महज 4 साल रहे, 4 माह रहे थे। कुल मिलाकर 18-22 महीने में गठबंधन की सरकारें गिर जाती है। आइए हम बात करते हैं 1989 के बाद के कालखंड को गठबंधन के युग के नाम से क्यों जाना जाता है। पहली बात, पहले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार। देखो, एक एक पॉइंट से चर्चा करनी हम लोगों में। चुनाव में कांग्रेस की हार, कांग्रेस की हार, कांग्रेस की पराजय। तो हम बात कर चुके हैं 1989 के चुनाव में कांग्रेस को 197 सीट प्राप्त हुई। कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कांग्रेस के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल को ज्यादा सीटें प्राप्त हो गई, नहीं। इस कारण से 1989 में जो सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, और उस गठबंधन का नाम आप लोगों को याद रखना है, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार। और ये जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार जो बनती है, ये जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनती है, जिसे राष्ट्रीय मोर्चे में इसमें जनता पार्टी और अन्य दल थे, जनता पार्टी और अन्य दल थे, जिसमें क्षेत्रीय दलों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो 2 प्रश्न यहां से ध्यान रखने। 1989 में किस गठबंधन की सरकार बनी? राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, जिसका निर्माण किससे हुआ था? जनता पार्टी और कुछ अन्य दलों से। और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? वीपी सिंह। कौन बनते हैं 1989 में? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और इनको बाहर से समर्थन किसने दिया था? बाहर से समर्थन, बाहर से जो समर्थन दिया था वो समर्थन दिया था भाजपा ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, और वाम मोर्चे ने। वाम मोर्चा, इन्होंने बाहर से समर्थन दिया। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी से थे, तो इन लोगों ने बाहर से समर्थन दिया। इनका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस को सत्ता से क्या करना? बाहर करना। कांग्रेस से सत्ता से क्या करना? बाहर करना। वीपी सिंह जी, वीपी सिंह जो थे, यहां देख रहे हैं बाद में,
1989 से 1990 तक इनकी सरकार रहती है और उसके बाद में इनके पास बहुमत नहीं रहता है और इनकी सरकार गिर जाती है। तब राष्ट्रीय मोर्चे की दूसरी जो सरकार बनती है वो बनती है चंद्रशेखर के नेतृत्व में। चंद्रशेखर तो 1990 में देश के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, लेकिन ये भी अपनी सरकार को 1 वर्ष तक ही चला पाए। तो कुल मिलाकर 1989 में जो 9वीं लोकसभा के चुनाव हुए, 2 साल तक ये 9वीं लोकसभा के चुनाव का कार्यकाल रहा। 2 प्रधानमंत्री बने, एक वीपी सिंह और दूसरे थे आपके चंद्रशेखर। लगभग 1-1 वर्ष का कार्यकाल दोनों ने पूरा किया बड़ी मुश्किल से, और दोनों की सरकारें जब गिर गई तब 1991 में 1991 में मध्य अवधि चुनाव होते हैं। 10वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए? 1991 में। आइए आगे बढ़ते हैं। 1991 में तो कुल मिलाकर ये जो चुनाव थे, 1990 के चुनाव, 1991 के चुनाव, वो इस बात का संकेत है कि अब कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ में कभी भी सत्ता में नहीं आई। आप जानते हैं कि 1960 के दशक में कांग्रेस के समक्ष जो चुनौतियां आई थी, हमने 4थे अध्याय में बहुत विस्तार से अध्ययन किया। जो कांग्रेस पार्टी के सामने जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को के तहत 1967 के चुनाव में जो चौथे आम चुनाव थे, उन चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को 9 राज्यों में सरकार नहीं बनती है और केंद्र में बड़ी मुश्किल से सरकार बनती है। लेकिन उसके बाद में 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने क्या की थी? पुनर्स्थापना। 1990 के दशक में भी कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से इसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना नहीं होती है। लेकिन एक बात यह भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि 1990 के बाद कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं था कि किसी अन्य राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इस प्रकार से जो है एक गठबंधन का युग की शुरुआत होती है। किसी भी राजनीतिक दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की जगह कोई अन्य पार्टी जो है कांग्रेस का स्थान नहीं ले पाई। लेकिन 1960 के दशक में जो कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था, उसको चुनौती मिली, लेकिन इंदिरा गांधी ने भारतीय राजनीति पर कांग्रेस पार्टी का पुनः क्या स्थापित किया? जो है प्रभुत्व स्थापित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, और मैंने आप लोगों को बताया कि 1991 में 1991 में लोकसभा के कौन से चुनाव होते हैं? 10वीं लोकसभा के चुनाव थे। और ये कैसे चुनाव थे? मध्य अवधि चुनाव थे। मध्यावधि चुनाव। 1991 के चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। आप जानते हैं 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद में चुनाव कुछ समय के लिए रुकते हैं। चंद्रशेखर उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद में जब ये चुनाव हुए तो इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आया और पीवी नरसिम्हा राव, ध्यान रखना, पीवी नरसिम्हा राव देश के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी की यह गठबंधन की सरकार थी, और इस गठबंधन की सरकार के तहत क्षेत्रीय दलों के सहयोग से, क्षेत्रीय दलों के सहयोग से यह सरकार बनी थी, और पूरे 5 वर्ष ये सरकार पूरी करती है पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में। कुल मिलाकर इस चुनाव को ऐसा कहा जाता है कि 1991 से हिंदुस्तान में बहुदलीय प्रणाली का युग प्रारंभ हुआ। आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि बहुदलीय प्रणाली का शुभारंभ, शासन प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 1991 के चुनाव में। देखिए, आजादी के बाद हिंदुस्तान में अनेक राजनीतिक दल चुनाव लड़ते आए हैं। अनेक राजनीतिक दलों से सांसद और जो है विधायक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अलावा किसी भी राजनीतिक दल को कभी सत्ता में आने का मौका नहीं मिला। जनता पार्टी के गठबंधन की बात छोड़ दी जाए, इसके अलावा कांग्रेस के जितनी मजबूत पार्टी कोई भी नहीं थी। उनको बहुत नाम मात्र की सीटें प्राप्त हुआ करती थी। लेकिन भारतीय संविधान में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं कि भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है, लेकिन हमारे देश में बहुदलीय शासन प्रणाली, आप जानते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय शासन प्रणाली होती है। लेकिन 1990 के चुनाव से यदि हम बात करें तो व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा,
और किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल जब मिलकर सरकारें बनाते हैं या बहुत से राजनीतिक दलों का जब राजनीति में दबदबा होता है तो उसको हम बहुदलीय शासन प्रणाली कहते हैं। तो कुल मिलाकर 1989 के बाद एक नई बात देखने को सामने आई कि अब कई पार्टियां सामने आई थी और अधिकांश वोट और सीट आपस में उन पार्टियों में बढ़ जाने के कारण किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा था। इस कारण से जो है किसी एक राजनीतिक दल का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि ये जो प्रवृत्ति थी ये प्रारंभ हुई थी 1989 से 2014 के चुनाव में कुछ बदलाव आए। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े गए उसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। लेकिन ध्यान रखना यह भी सरकार एनडीए की थी, सरकार गठबंधन की बनाई, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि 1984 के बाद 2014 में 30 वर्षों के बाद किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। तो हम लोगों ने यहां पर चर्चा की 1991 के चुनाव के बारे में, मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आगे के कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर रहे। अब देखिए चौथी घटना, 1996 में जो 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए। कौन सी लोकसभा? 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी भारतीय जनता पार्टी। आप यह भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना 1980 में भारतीय जनसंघ के भूतपूर्व भारतीय जनसंघ के नेताओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। भारतीय जनता पार्टी 1984 के चुनाव में कोई खास मुकाम हासिल नहीं कर पाई क्योंकि आप लोगों को पता था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश की सहानुभूति कांग्रेस पार्टी के पास में थी। लेकिन बीजेपी ने 1991 के चुनाव और 1996 के चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत किया। और बीजेपी की स्थिति मजबूत क्यों की उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। 1996 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरा और इसी नाते से अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन गठबंधन की सरकार थी क्योंकि बीजेपी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था और गठबंधन की सरकार होने के कारण महज 13 दिन में यह सरकार गिर जाती है। 13 दिन में यह सरकार गिर जाती है। लेकिन 13 दिन में जब सरकार गिर जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है? संयुक्त मोर्चे की सरकार। 1990 वाला जो राष्ट्रीय मोर्चा था उसी प्रकार से संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है 1996 में वाजपेयी साहब की सरकार गिरने के बाद में। ये राष्ट्रीय मोर्चे की तरह था। अंतर क्या था कि इस समय जो ये संयुक्त मोर्चा था, इस संयुक्त मोर्चे के प्रधानमंत्री बने आप लोगों के एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने और इस समय ये जो संयुक्त मोर्चा था इसको समर्थन दिया कांग्रेस ने और वाम मोर्चे ने। ये वही वाम मोर्चा है जिसने उस समय कांग्रेस के विरुद्ध में राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन दिया था। लेकिन इस बार कांग्रेस और वाम मोर्चे ने संयुक्त मोर्चे को समर्थन दिया ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। मूल उद्देश्य क्या था? बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। आप समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीति किस प्रकार से छुई मुई हो रही थी। यह संयुक्त मोर्चा भी, इसमें जनता पार्टी और कुछ अन्य दल थे, इनसे बना हुआ था जिसको कांग्रेस और वाम मोर्चे ने बहुमत दिया था। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति छुई मुई हो रही थी। एच.डी. देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन एच.डी. देवेगौड़ा 1996 से 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं और 1997 में कांग्रेस ने यह कहकर अपना बहुमत वापस ले लिया कि प्रधानमंत्री को बदलिए। और ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री को बदला नहीं गया तो उन्होंने अपना बहुमत वापस ले लिया। एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार गिर जाती है और कांग्रेस के ही बहुमत से, समर्थन से आई.डी. गुजराल, इंद्र कुमार
गुजराल। आईडी गुजराल देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। आईडी गुजराल देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। आईडी गुजराल भी 1997 से 1998 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं और फिर इनकी सरकार को भी बहुमत प्राप्त नहीं रहता है, इनको भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो 2 प्रधानमंत्री बने इस समय, 3 प्रधानमंत्री बन गए। 1996 के जो 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 3 प्रधानमंत्री बन गए, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा और आईडी गुजराल। जब किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में अगले चुनाव होते हैं 1998 में। 1998 में 5वां पॉइंट, 1998 में 1998 में जब चुनाव होते हैं, मई 1998 में, तो इस चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन के उभरता है। भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो गया कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होगा, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक गठबंधन बनाया, एनडीए। बहुत ढंग का प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ये जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनतांत्रिक एक ही बात है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, इसे हम राजग भी कहते हैं। राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। आप जनतांत्रिक की याद रखें ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जनतांत्रिक, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, एनडीए का निर्माण किया। बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने और 1998 में देश के प्रधानमंत्री बने एक बार फिर ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन वाजपेयी की सरकार 13 माह के बाद में एक मत से गिर गई। अविश्वास प्रस्ताव में एक मत से सरकार जब गिर जाती है तो वाजपेयी साहब ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और ऐसी स्थिति में, ये आपके चुनाव थे 12वीं लोकसभा के, ऐसी स्थिति में एक बार फिर से 1999 में, क्योंकि 13 महीने सरकार रही थी, मई 1998 से जून 1999 तक ये सरकार रही थी। 13 महीने के बाद सरकार गिर जाती है। तब 1999 में, 1999 में आपके 12वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। 12वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। एक बार फिर बहुमत प्राप्त होता है राज्य को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को, और ए बी वाजपेयी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं और इस कार्यकाल में इस गठबंधन की सरकार ने लगभग अपना कार्यकाल पूरा किया। हालांकि कार्यकाल पूरा होने से कुछ महीने पहले राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग किया और 2004 में आपके 14वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। 14वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्थितियां चल रही है। अब यहां देखिए, इस कार्टून के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की जब पुनर्स्थापना की थी, तब इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला था और स्पष्ट बहुमत था। और ये 1971 के चुनाव थे। 1999 के चुनाव में देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को यहां इतनी सीटें प्राप्त करने के लिए कितने लोगों का सहारा लेना पड़ा। यहां देखिए 3, 4, फिर 3, 2, 1 के ऊपर खड़े हैं। और ऐसी स्थिति में गठबंधन की सरकारें, एक ने भी यदि निकाल दिया, पिरामिड है, एक भी हटेगा तो सारी सरकार गिर जाएगी। इसलिए गठबंधन की सरकारें कमजोर होती है। अब देखिए जरा, 2004 में जब चुनाव होते हैं, 7वां 2004 में आपके चुनाव होते हैं 14वीं लोकसभा के। 14वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो इस चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एक गठबंधन बना लिया और उस गठबंधन का नाम था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, सप्रंग। सप्रंग। और यह गठबंधन किसके नेतृत्व में? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। और सप्रंग की सरकार बनती है। सप्रंग की सरकार बनती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और यह सरकार पूरा कार्यकाल करती है 2004 से 2009 तक।
उसके बाद में 2009 में जो 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए, 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए, एक बार फिर से सपरंग के गठबंधन की सरकार बनती है, कांग्रेस के नेतृत्व में सपरंग की सरकार बनती है और इसने भी अपना कार्यकाल पूरा किया। ये कांग्रेस के नेतृत्व में था। ध्यान रखना, सपरंग का मतलब हो गया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। प्रगतिशील गठबंधन याद रखना है अच्छी तरह से, प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसको हम यूपीए भी कहते हैं अंग्रेजी में, यूपीए की सरकार। तो ये यूपीए की सरकार टूटी, एक बार फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और इस सरकार ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया 2009 से 2014 तक। लेकिन 2014 के बाद में भारतीय राजनीति में बदलाव आता है। भारतीय राजनीति में बदलाव आता है, वो बदलाव क्या आता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 9वां पॉइंट, 2014 में जो चुनाव थे वो थे आपके 16वीं लोकसभा के, और इस 16वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता। 30 वर्षों के बाद में, 30 वर्षों के बाद में 1984 में राजीव गांधी की सरकार को स्पष्ट बहुमत मिला था। उसके बाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी बीजेपी ने जो सरकार बनाई वो एनडीए की बनाई थी, गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त मिला और नरेंद्र मोदी देश के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। 2019 में जो चुनाव हुए वो आपके 17वीं लोकसभा वर्तमान में जो चल रही है। ध्यान रखना, ऐसा भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये जो 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए, इस चुनाव में भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, एकदम स्पष्ट बहुमत मिलता है बीजेपी को। लेकिन सरकार किसकी बनती है, राजग की, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, और यह सरकार वर्तमान में आपके चल रही है। नरेंद्र मोदी इस समय देश के प्रधानमंत्री है। ये आज तक की कालखंड की हम लोग बात करते हैं तो 1989 के बाद में जितनी भी सरकारें बनी वो गठबंधन की सरकारें थी। 2014 से पहले यदि हम लोग बातचीत करें तो एक नजर यदि हम इस बात पर डालें तो आप समझ पाएंगे, आप लोग जान पाएंगे कि किस प्रकार से गठबंधन की सरकारें बनी। मैं जरा ये सारी चीजें आप लोगों को बता देता हूं। 1989 के चुनाव में जो सरकारें बनी थी वो थी आपके राष्ट्रीय मोर्चे की, गठबंधन की सरकार। 1996 के चुनाव में जो सरकार थी वो संयुक्त मोर्चा की सरकार, दो सरकारें थी इस समय। 1999 में जो सरकार थी वो थी आपके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 2004 और 2009 में जो सरकार है वो थी आपके सपरंग, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की। इसके अलावा भी जो बीच में सरकार, चाहे 1996 की वाजपेयी साहब की सरकार गठबंधन की सरकार थी, 2014 और 2019 में भी जो सरकारें बनी हैं ये जो है राज्य की सरकारें हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 1990 के बाद की भारतीय राजनीति के कालखंड को हम गठबंधन के युग के नाम से जानते हैं। कितनी सरकारें बन गई जरा देखिए। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने, एचडी देवगौड़ा साहब बने, आईडी गुजराल साहब बने, वापिस वाजपेयी साहब बने, वापिस वाजपेयी साहब बने, फिर मनमोहन सिंह बने, फिर मनमोहन सिंह बने, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी। 11 प्रधानमंत्री बन गए इस कालखंड में। तो कुल मिलाकर जब ये सरकारें चल रही थी तब ऐसी स्थिति थी कि ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। एक बार हम जरा एक एक सरकार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक एक नंबर के काफी अच्छे प्रश्न आप लोगों के यहां से बनेंगे। देखिए ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, बिल्कुल भी आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जरा देखिए 1990 के बाद दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी। वाम मोर्चा और भाजपा ने समर्थन दिया ताकि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सके, और यह जो राष्ट्रीय मोर्चा था इसमें जनता पार्टी और कुछ क्षेत्रीय दल थे। उसके बाद में नवंबर से जून 1991 तक राष्ट्रीय मोर्चे का एक तबका समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त होता है और चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं।
तो दो सरकारें बन गई, ये देखिए, वीपी सिंह और नंबर 2 आपके चंद्रशेखर। 1991 में मध्यावधि चुनाव हुए। जून 1991 से मई 1996 तक 5 वर्षों तक कांग्रेस ने एआईडीएमके, एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1991 में जो कांग्रेस की सरकार बनी उसमें किस क्षेत्रीय दल का विशेष समर्थन था? एआईडीएमके, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो 5 साल पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री रहे। 1996 मई से जून 1996 तक, यानी 13 महीने तक अल्पमत की सरकार रही, जो है 13 दिन के लिए, केवल 13 दिन की जो सरकार रही, यह अल्पमत की सरकार थी। 13 दिन की जो सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी। सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी, वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने। जून 1996 से अप्रैल 1997 तक एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने। यह संयुक्त मोर्चे की सरकार थी। कांग्रेस ने समर्थन दिया बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को बदलने के नाम पर, और इंद्र कुमार गुजराल उसके बाद प्रधानमंत्री रहते हैं 1997 अप्रैल से मार्च 1998 तक, 12 महीने तक। फिर वापस चुनाव होते हैं और वो चुनाव वाजपेयी साहब, एनडीए की सरकार बनती है। ये 7वें प्रधानमंत्री इस कालखंड में। 13 माह तक ये सरकार रहती है, सरकार गिर जाती है। 1999 में फिर मध्य चुनाव होते हैं। उस चुनाव में 5 साल के लिए एक बार फिर से सरकार बनती है। वाजपेयी साहब एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और वर्तमान में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से सरकारें आ रही थी और सरकारें जा रही थी। इस कालखंड को आप लोगों को बहुत ढंग से आप लोगों को समझना चाहिए। यह गठबंधन के युग की शुरुआत क्यों हुई, उसके कारणों की बात करने से पहले एक बार मुझे लगता है कि बहुत जटिल चीजें हैं, इतने सारे प्रधानमंत्री, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों का मैं रिवीजन करवा लूं 2 मिनट में। 2 मिनट में रिवीजन करवा लूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1989 में 9वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनती है। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। बहुत ढंग से सुनना। कुछ समय बाद वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है और उसके बाद में चंद्रशेखर की सरकार बनती है राष्ट्रीय मोर्चे की। लेकिन कुछ समय बाद चंद्रशेखर की सरकार भी गिर जाती है। 1990 से 1991 के बीच में 2 साल के कालखंड में 2 प्रधानमंत्री बने। 1991 में मध्यावधि चुनाव हुए, 10वीं लोकसभा के चुनाव हुए। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनी कांग्रेस की, एआईडीएमके के समर्थन से, यानी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन 5 साल पूरे निकाले। 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए 1996 में। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा भारतीय जनता पार्टी। वाजपेयी साहब को आमंत्रित किया गया प्रधानमंत्री बनने के लिए। गठबंधन की सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी, बहुमत साबित नहीं कर पाए और 13 दिन में सरकार गिर जाती है। उसके बाद में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनती है और एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया, वाम मोर्चे ने समर्थन दिया। 1 साल बाद कांग्रेस इस बात को कहकर समर्थन वापस ले लेती है कि हमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को बदलना है, और उसके बाद में कांग्रेस के समर्थन से इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1 साल तक एचडी देवगौड़ा रहते हैं, 1 साल तक लगभग आईडी गुजराल रहते हैं। बहुमत गिर गया, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। एक बार फिर से मध्यावधि चुनाव हुए। 1998 में जो 12वीं लोकसभा के चुनाव हुए, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक गठबंधन बना जिसे राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाना जाता है, एनडीए के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा गठबंधन बन के उभरा। इस गठबंधन की सरकार बनी। 13 महीने के बाद महज एक मत से सरकार गिर जाती है। उसके बाद में 1999 में वापिस जो है 14वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं और राजग को एक बार फिर से बहुमत मिलता है। गठबंधन की सरकार थी। वाजपेयी साहब लगभग 5 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। 2004-2009 के चुनाव में सपरंग के गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में उसकी सरकार बनती है और वो काल रहा। और 2014 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सरकार एनडीए की है। आप समझ सकते हैं कितने प्रधानमंत्री आए और कितने गए। गठबंधन की सरकारें कमजोर होती, लेकिन ये पूरी कहानी आप लोगों को याद होनी चाहिए। पूरी कहानी आप लोगों को लिखनी चाहिए, आज तक के प्रधानमंत्रियों की, आज तक के लोकसभा के चुनाव की। प्रश्न यह भी बन सकता है कि भारत में गठबंधन के युग के कारण क्या थे, गठबंधन के युग के शुरुआत के कारण क्या थे। मैं फटाक से उन 4 कारणों को आपके इस पैनल पे लिख लेता हूं। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। गठबंधन की राजनीति के उदय का जो पहला जो कारण था, वो पहला कारण था कि लंबे समय से, पहला कारण लंबे समय से भारतीय राजनीति में परिवर्तन हो रहा था। लंबे
समय से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उसके कारण लंबे समय से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे, उन बदलावों ने इन प्रवृत्तियों को जन्म दिया। जो बदलाव आ रहे थे उन प्रवृत्तियों ने इन बदलावों को जन्म दिया। यानी कि जो परिवर्तन होते आ रहे थे, हम देख रहे थे, जन आंदोलन हुए, क्षेत्रीय आकांक्षा, उसके कारण यह हुआ। नंबर 2, क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रीय दल, प्रांतीय दल, क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रीय दलों का उदय होने के कारण क्षेत्र विशेष के जो मत थे वो इन छोटे छोटे राजनीतिक दलों में बंट जाते थे। मत और सीटें आपस में बढ़ जाने के कारण किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। तीसरा, कांग्रेस का पतन। कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक दल था, कांग्रेस का जो पतन हुआ, यानी कि कांग्रेस की जो हार हुई, हम कह सकते हैं, उस हार के कारण भी गठबंधन के युग की शुरुआत होती है। पहले हम जानते थे कि कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। कांग्रेस प्रणाली का मतलब है कि कांग्रेस स्वयं एक गठबंधनात्मक पार्टी थी। कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, क्योंकि हम जानते थे कि नेहरू के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी थी वो सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी थी। सभी सामाजिक वर्गों के, सभी विचारधाराओं के लोग कांग्रेस पार्टी में थे। ये सभी विचारधारा के लोग ने अलग अलग राजनीतिक दलों का निर्माण किया, इस कारण से यह स्थिति आई। 1980 के दशक में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बहुत से लोगों ने अन्य दलों का निर्माण किया। तो उसके कारण भी कांग्रेस का जनमत कम हुआ। अन्य दलों का निर्माण कांग्रेस के भीतर से निकलकर। तो कांग्रेस पार्टी का कई बार विभाजन हुआ और बहुत से राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ। इसके कारण गठबंधन के युग की शुरुआत हुई। और वो गठबंधन का युग क्या होता है, अंतिम लाइन के बाद इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर जो सरकार बनाते हैं उसको हम गठबंधन के युग के नाम से जानते हैं। गठबंधन की सरकारें कमजोर होती, उसका एग्जाम्पल 1989 से आप लोग वर्ष 2009 तक या वर्ष 2004 तक के कालखंड को आप लोग देख सकते हैं। आशा करता हूं कि अध्याय 9 का पहला भाग आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न यहां से बनेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बहुत से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अंत समय तक देखने के लिए विद्यार्थियों तक इसे अवश्य शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो को लेकर जल्दी आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।